नमस्कार दोस्तों, बोलती कहानियों की श्रृंखला में जुड़ने जा रही है निर्मला दोशी जी की लिखी कहानी तुम नहीं जानती नीरू। इस कहानी में लेखिका ने पर्यावरण प्रदूषण जैसी विकट समस्या पर प्रकाश डाला है। कहानी की खास बात यह है कि इसमें समस्या के साथ साथ लेखिका ने समाधान को भी बड़े ही रोचक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं कहानी तुम नहीं जानती नीरू। आओगी नहीं क्या? कितने दिन हो गए, उस दिन भी तुम जल्दी चली गई थी। परसों आ जाओ नीरू। सुजाता का फ़ोन था। आऊँगी कहा था मैंने। सच कहूँ तो जाने का ज़रा भी मन नहीं था। जानती थी अभी अभी महीना भर चीन रहकर आई है और उसके पास बताने को काफ़ी कुछ है। वहाँ के लोग इतने अच्छे, वहाँ की जलवायु इतनी बढ़िया, ज़रा भी पोल्यूशन नहीं। वहाँ मुझे कभी सिर दर्द नहीं हुआ, यहाँ अक्सर हो जाता है। वहाँ का वर्क कल्चर, वहाँ एक ही मेज़ पर बैठकर छोटे बड़े सब खाते हैं। काम करने वाला भी अपना खाना हमें ऑफ़र करे तो लेना पड़ता है। उनके लिए भी वही बनता है जो हमारे लिए बनता है। सच नीरू, वहाँ की सड़कें बहुत साफ़ सुथरी हैं। लोग समय के पंचुअल हैं, कहीं कोई कचरा नहीं फेंक सकता। और वो हर बात के पीछे तुम नहीं जानती नीरू, तुम्हें नहीं पता कहती, जो उसका तकिया कलाम था। मैं भी बड़ी सरलता से ये बात मान लेती कि वाकई मैं कुछ नहीं जानती और उदारता से कहती, मैं कैसे जानूंगी सुजाता, मैं थोड़े ही गई हूँ कभी विदेश। और मेरी इस स्वीकारोक्ति से वो परम संतुष्ट हो जाती। जानती कदाचित वो नहीं है कि आज संचार माध्यमों की मेहरबानी से ऐसा क्या बचा है जिसे आदमी चाहे और जान न सके। उंगली के एक इशारे पर समूचे विश्व की खिड़की खुल जाती है और यह हर बार होता। मैं उसके मुख पर कुछ न कह पाती और वह अपने आप से घंटों बतियाती रहती। चीन के साम्यवाद का प्रशस्ति गान गाने वालों को अपने ही मातहत काम करने वालों के साथ निर्ममता से पेश आते देखती, या फिर यह कहते सुनती कि इन्हें दबा कर रखना चाहिए। घर में कितने ही पुए पकवान बने, उन्हें नहीं देने चाहिए। इन्हें तो मोटे भात पर ही रखना चाहिए, नहीं तो इनके मुख स्वाद लग जाएगा तो चोरी करना सीख जाएंगे। अपने घर का कचरा कहीं भी फेंक देना या बिना टिकट लोकल ट्रेन की यात्रा करके अपनी होशियारी का बखान करते हुए कंधे उचकाकर बड़ी बेहयाई से कहना, हमें तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। व्यवसाय में उपजी समस्याओं का समाधान इस या उसकी जेब गरम करने की महारत पर खम ठोकना और अपने घर के पुरुषों के कारनामे व्यवसाय में उपजी समस्याओं का समाधान इस या उसकी जेब करने की महारत पर खम ठोकना और अपने घर के पुरुषों के कारनामे सुनकर नेह से निहारने वाली मूर्ख पत्नियों को देखकर अब कोई आश्चर्य नहीं होता। चारों तरफ यही तो सब देखते हैं दिन रात, और उन पर ना तो अब तरस आता है ना ही क्रोध। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, ये सुजाता है कौन? इसी मकान में मेरे सामने वाले फ्लैट में 15 वर्षों तक रही थी वो। हमारा खाना पीना घूमना अक्सर साथ होता। दोपहर को घंटा आध घंटा तो रोज ही बतियाते। वह पिछले कई वर्षों से दूसरे घर में चली गई थी। शहर के पॉश इलाके में अपना बंगला बनवा लिया था उसने। धीरे धीरे मिलना काफ़ी कम हो गया। कारण दूरी तो थी ही, मगर अब उसकी दिलचस्पी पहले वाली हमारी बातों के विषयों में नहीं रही थी, या फिर मुझे ही उसके विषय उबाने लगे थे। पर कुछ ऐसा था तो ज़रूर कि मैं उसके यहाँ जाना अब टालने लगी थी। पहले मैंने टटोला खुद को ही। वहाँ ईर्ष्या का कोई अंकुआ तो नहीं पनप रहा। पनप भी सकता था, क्योंकि अब उसके और मेरे आर्थिक स्तर में खासा अंतर आ चुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसकी हर उपलब्धि पर हमेशा खुशी हुई थी। सच्चे और अच्छे दोस्त की तरह उसके बदलते शौक व स्वभाव पर बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह मौका ही कहाँ देती है। जिस माहौल में आजकल वो रहती है, असर वहाँ का था या लक्ष्मी की कृपा का कि वह गहने, डिज़ाइनर कपड़े, गाड़ियाँ, जिम और स्पा की बातों से ऊपर उठती ही नहीं थी। बीच बीच में पति के साथ विदेश यात्रा करके आती, तब तो कहना ही क्या।
काफ़ी कुछ होता बताने को उसके पास, और फिर मुझसे कहा करती, तुम कुछ नहीं जानती नीरू। होता तो मेरे पास भी बहुत कुछ उसे बताने को था। किताबें, नई लिखी या सुनी कविताएं, सिनेमा, शहर में होने वाली घटनाओं पर बोलने की बातें, पर अब वो सुनती कम और बताने की उतावली में ज़्यादा रहती। देश में बड़े भ्रष्टाचार जैसे सर्वव्यापी विषय पर हम घंटों बातें करते थे। याद है, एक बार मुझे भी जाने कौन सा फितूर चढ़ा कि धारा प्रवाह अच्छा खासा भाषण ही झाड़ दिया। सुजाता बिल्कुल चुप हो गई थी, जो उसके स्वभाव में कभी था ही नहीं। बात बच्चों के बर्ताव में आने वाले बदलाव की थी, और मैंने कहा था, दोष बच्चों का नहीं। चीज़ों को देखने की दृष्टि संपन्नता बचपन में विकसित ही नहीं होती, जब आसपास खेलने वाले बड़े होते हुए बच्चे अपने ही घर के लोगों को दिन रात यही देखते सुनते करते बड़े होते हैं कि किस तरह काम साधने के लिए बीच का रास्ता अपनाने वाला भ्रष्टाचारी नहीं, होशियार होता है। भारी भरकम डोनेशन देकर नामी गिरामी स्कूलों में भेजने वाले माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी और शिक्षित होने के लिए नहीं, साक्षर बनाने के लिए पढ़ने भेजते हैं। आगे कौन सी लाइन चुनकर कितना धन कमा सकेंगे, सिर्फ यही लक्ष्य रहता है। उन्हीं के प्रशस्ति पुराण बाँचते हैं और बार बार उनके उदाहरण देकर बच्चों के अंदर ईर्ष्या के अंकुर का बीजारोपण कर दिया जाता है। व्यवसाय से अतिरिक्त हर क्षेत्र को हेय दृष्टि से देखा जाता है। कंधे से कंधा छीलने वाली बेहुदा दौड़ का प्रतिभागी बनाया जाता है। बेवजह हर वक्त झूठ बोला जाता है। बच्चे को समझ ही नहीं आता कि जो किताबों में लिखा है सच वो है या यह जो उसके चारों तरफ घट रहा है। जबकि हमेशा इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक दुर्गम जिसमें अनेक बाधाएं आती हैं परंतु मंजिल तक जरूर ले जाता है, दूसरा रास्ता सीधा सरल होता है जो लुभाता है पर मंजिल की तरफ पहुंचाने की जगह लक्ष्य से ही भटका देता है। ओहो, मैं भी कहाँ से कहाँ तक जा पहुंची। एक साथ न जाने कितनी बरसाती नाले सी बातें उबल पड़ती हैं आजकल। बहुत कोशिश करती हूँ अंदर का आक्रोश बेवजह कहीं अप्रिय स्थितियाँ न पैदा कर दे, इसलिए खुद से ही जूझती रहती हूँ। नई पत्रिकाएं आ गई हैं, कुरियर वाला अभी देकर गया है। नहीं, उन्हें खोलना नहीं है अभी, खोल दिया तो सारे काम धरे रह जाएंगे। पहले घर का सामान लाना जरूरी है और जल्दी से पर्स और छाता लेकर निकल पड़ती। वर्षों से मोदी की दुकान से सामान लेती थी, जो पिछले कई महीनों से उठ गई है। आसपास कहीं भी सामान की कोई दुकान नहीं दिखती, लिहाजा बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से एक साथ महीने भर का सामान लेना ज़रूरी हो गया है। ट्रॉली में सारा सामान निकलकर हाथ से लिखकर लाई लिस्ट में देखकर मिलान किया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तब याद आया, अरे थैले लाना तो भूल ही गई। कैश काउंटर पर बैठे युवा कैशियर को बिल चुकाते हुए कहा, बेटा आज मैं थैले लाना भूल गई हूँ, जरा सामान 2 थैलों में भर सकते हो। मैडम, शायद आपको पता नहीं कि प्लास्टिक के बैग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। कम से कम अब तो आप लोगों को एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाना चाहिए। ठीक कहते हो बेटा, हमारे समय में ये पर्यावरण की समस्या नहीं थी। और अचानक पता नहीं क्यों युवा कैशियर उग्र स्वर में भड़क पड़ा। शायद मेरी तरह उसके अंदर भी असंतोष का लावा भरा होगा। मैडम, ये सच है कि ये आज की समस्या है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी पीढ़ी के लोगों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को शुद्ध रखने की परवाह ही नहीं की, और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं उसकी जलती बातों से सन्न रह गई। पलट कर कहा, सुनो, आज के बिगड़ते पर्यावरण के लिए हमें और हमारी पीढ़ी को दोषी ठहरा रहे हो तुम, तब तुम्हारी पीढ़ी तो ज़रूर इसके लिए सचेत हो गई होगी। हमारे समय में दूध बोतलों में मिलता था, जिन्हें हम वापस स्टोर में दे दिया करते थे, और स्टोर उन्हें प्लांट में भेज देता था, जहां कीटाणु मुक्त करके उन बोतलों को दोबारा भरा जाता था। इस तरह वह बोतलें बार बार इस्तेमाल की जाती थीं। जबकि आज दूध की खाली थैलियों के अंबार सड़कों पर नज़र आते हैं।
हम हर बार नया पेन खरीदकर पुराना कचरे में नहीं डालते थे। स्याही भर भर कर उसे वर्ष भर चलाते थे। उन दिनों पुरुष रेज़र में ब्लेड बदलते थे ना, कि ब्लेड खराब होते ही पूरा रेज़र फेंक देते थे। तुम कहते हो कि हमें पर्यावरण की फिक्र नहीं थी। यूज़ एंड थ्रो का ज़माना तो अब तुम्हारा है बेटा। शायद अंदर का आक्रोश शब्दों में उतर आया था। आवाज़ भी जरा ऊंची हो गई थी। आसपास लोग इकट्ठे हो गए। युवक के पास खड़ा उसका साथी बोल उठा, आंटी जी जाने दीजिए, ये 2 पीढ़ियों की सोच की लड़ाई है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़कर बोले, सुनो बच्चे, ये जो तुम्हारे स्टोर में एस्केलेटर लगा है, जानते हो दैत्य की तरह कितनी बिजली हजम कर जाता है? 300 हॉर्स पावर, और इतनी बिजली से जाने कितने घर रोशन हो सकते हैं। जहाँ स्वतंत्रता के 8वें दशक में भी अंधेरा इसलिए है कि चीज़ों का अपने ऐशो आराम के लिए दुरुपयोग करना तुम्हारी पीढ़ी खूब जानती है, जिन्हें सिर्फ इतना पता है कि उसे क्या चाहिए, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ये जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया। अंकल जी, ये तमाम सुविधाएं क्या आपके जीवन को सरल नहीं बना रही? आप सिर्फ हम पर ही तोहमतें क्यों लगा रहे हैं? बेटे, ये 2 हमारे 2 तुम्हारे वाली बचकानी बात नहीं है। यहाँ ज़रूरत समझ और समझदारी की है। हम तो आज भी किराने की दुकान जाकर हाथ में झोला उठाकर सामान ला सकते हैं, परंतु देख रहे हैं कि वैसी दुकानें उठती ही जा रही हैं। शोबेस में रखे बच्चों के नैपकिन्स की ओर इशारा करते हुए एक प्रौढ़ा बोल उठी, हम अपने बच्चों के नैपिस खुद ही धोते थे। ये चीज़ें तो अब आई हैं। बच्चों को कपड़ों को बकायदा धो खंगाल कर रस्सी पर सूखने डाल देते। बिजली की खपत करने वाली वॉशिंग मशीन कितने लीटर पानी को बहाती है, इस पर कभी गौर किया है तुमने? हमारे बच्चे घर में भले 4 कमरे हों, परंतु टीवी एक ही होता था। ड्राइंग रूम में सब मिल बैठकर देखते थे। अब जितने कमरे उतने ही टीवी और उतने ही एसी चलते हैं। हम बाहर भेजने वाले नाजुक सामान की पैकिंग पुराने कपड़े या पुराने अखबारों से कर देते थे। आज की तरह स्टायरोफोम या प्लास्टिक बबल पट्टी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के काम करके हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हमें किसी हेल्थ क्लब में जाकर बिजली से चलने वाली ट्रेडमिल पर दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप बड़े लोगों को तो कुछ कहने का अर्थ है आ बैल मुझे मार, बात कहाँ से कहाँ ले उड़े। मुहावरे का कठोर प्रयोग था उसकी आवाज़ में। देखो बेटे, अब बात निकल ही पड़ी है तो पूरी हो ही जाने दो। या तो तुम हमें समझा दो कि आखिर हमने कहाँ भूलें कर दी ताकि हम उन्हें सुधारने की कोशिश करें, या फिर तुम ये सीख लो कि यदि हमने जीवन उपयोगी स्रोतों का दुरुपयोग किया है तो उसकी वजह से पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो कम से कम तुम लोग ऐसा कुछ ना करो जिससे तुम्हारे बाद आने वाली पीढ़ियों को मुसीबत आनी पड़े। तुम्हें याद होगा, तुम्हारे दादा पिता के ज़माने में प्यास बुझाने के लिए नल का पानी था, जबकि आज बिस्लरी की बोतलों के बिना काम नहीं चलता। उसका परिणाम यह है कि चारों तरफ खाली बोतलों के पहाड़ नज़र आते हैं। फ्लश, वॉशिंग मशीन, स्विमिंग पूल सैकड़ों लीटर पानी मांगते हैं। सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों के लिए भारी भरकम बैंक बैलेंस और ऐशो आराम के सामान तो जुटा लाओ, पर पीने के पानी के लिए वे तरस जाएं। क्यों डर गए बेटा? नहीं, मैं कोई श्राप या बद्दुआ नहीं दे रही। यह खौफनाक सच्चाई है जिसे हम अब भी नहीं समझेंगे तो इतना समय नहीं रहेगा कि बिगड़ी बात बना सकें। भीड़ में खड़े तमाम युवा चुप थे। उनमें कुछ सेल्समैन थे, कुछ ग्राहक भी। मैंने काफ़ी कुछ कह दिया था और अनचाहे ही 2 खेमे बन गए थे, जबकि समस्या दोनों की एक ही थी। एक व्यक्ति जो अब तक सारा वार्तालाप सुन रहे थे आगे आकर बोले, खाने की चीज़ों के पैकेट, टिन प्लास्टिक की थैलियों की खूबसूरत पैकिंग का लुभावना संसार इस डिपार्टमेंटल स्टोर में सजा हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। आज चीज़ उपयोगी भले ही ना हो, परंतु उसकी पैकिंग आकर्षक ज़रूर होनी चाहिए ताकि वह ग्राहक की जेब के पैसे को चुंबक की तरह खींच सके, और घर पहुंचते ही पैकिंग खुलकर कचरे के डब्बे में चली जाती है।
जो पर्यावरण बिगाड़ने का कारण बनती है। आप लोग एक नज़दीकी पिज्ज़ा जॉइंट की लोकेशन पता करने के लिए अंतरिक्ष में 20,000 मील दूर स्थित ग्रह से सिग्नल प्राप्त करने हेतु कंप्यूटराइज्ड गैजेट्स का प्रयोग करते हैं और जानते भी हैं कि ये तमाम चीज़ें पर्यावरण का बंटाधार करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि आधुनिक युग की उपलब्धियां बेमानी हैं, नहीं, पर इनका अंधाधुंध प्रयोग समस्या की जड़ है। मैंने उसी युवक की तरफ देखकर बात समाप्त करने की चेष्टा की जिससे बात शुरू हुई थी। यहाँ दो दल इसलिए बन गए क्योंकि तुमने कहा कि पुरानी पीढ़ी ने अक्लमंदी से काम लिया होता तो आज नई पीढ़ी को शुद्ध पर्यावरण मिलता। खैर, हमने तो जो किया सो किया। तुम वो सब करने से पहले अपनी और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच लोगे, तब भी समस्या से निपटने का रास्ता मिल जाएगा। चारों तरफ भीड़ लग गई थी और मुझे घर पहुंचना था। काम वाली आकर चली गई तो फिर एक और मुसीबत। रात को गुड नाइट कहने आए विशेष और विधि ने अपने अपने काम की रिपोर्ट मुझे दी। दादी, आज दादा ने 2 बार पंखा खुला छोड़ा और पापा ने 3 बार बत्ती जलती हुई छोड़ दी। मैंने उनके नाम के आगे 2 और 3 क्रॉस लगा दिए हैं और दादी 2 क्रॉस तो आपके नाम के आगे भी आ गए हैं। शैतानी से मुस्कुराया विशेष। वो क्यों भाई, मैंने क्या किया? आपने कितने ही कागजों पर 2-2 लाइनें लिखकर डस्टबिन में डाल दिया। और मम्मी के आगे भी 2 क्रॉस, उन्होंने नल खुला जो छोड़ दिया। शाबाश, तुम दोनों ने अपना अपना काम किया, ऐसे ही करते रहो। लेकिन ये मत भूलना कि खुद से भी भूल हो जाए तो उस वक्त भी क्रॉस लगाना है। हाँ, नहीं भूलेंगे दादी। पहले महीने तो हमारी लाइन पूरी क्रॉस से भर गई थी कि नहीं, लेकिन अब हम अलर्ट हो गए हैं, चुलबुली विधि ने सफाई देते हुए कहा। याद है ना, आपने कहा था जिसके सबसे कम क्रॉस होंगे उसे प्राइज मिलेगा। हाँ, सो तो ज़रूर मिलेगा, मैंने हंसकर कहा। दोनों बच्चे सोने चले गए। उनकी बाल सुलभ बातों ने दिन भर की थकान को धो डाला। डिपार्टमेंटल स्टोर के उस लड़के से मैंने काफ़ी कुछ कह दिया था, पर कहाँ संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता। मेरा घर कौन सा अछूता था, और खुद मैं भी तो। जब से बिगड़ते पर्यावरण के कारण प्राकृतिक आपदाओं का तांडव देख सुन रहे हैं, तब से कोशिश की है कि अपनी आदतों को सुधारें, और सुधार की शुरुआत पहले खुद से, खुद की दहलीज से होनी चाहिए। मेरी टोका टोकी और बिजली पानी की बचत की बातों को घर में हमेशा कंजूसी के खाते में डाला गया है। दिन भर बच्चों को टोक भी दें, पर बड़ों का क्या करें? न जाने कब पलटकर पिल पड़े, जैसे उस सेल्समैन ने किया। और इससे होगा भी क्या? घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। तो मुझे एक उपाय सूझा। मैंने अपने 9 वर्ष के पोते विशेष और 7 वर्ष की पोती विधि को घर का पर्यावरण मंत्री बना दिया। उन्हें एक एक रजिस्टर दिया और कहा कि छुट्टी के दिन वो घर के प्रत्येक सदस्य पर नज़र रखें और गलती पकड़कर उनके नाम के आगे क्रॉस लगा दें। बच्चे बेहद खुश। आखिर मंत्री पद के प्रलोभन से अछूते वे कैसे रहते? और अब तक तो घर के बड़े उनकी भूलें पकड़ते थे, जबकि अब बारी उनकी थी। दोनों बड़ी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। साथ ही अपने नाम के आगे क्रॉस न लगे, इसके लिए भी सचेत रहते। मैंने सोचा शायद थोड़े दिनों के खेल खेल में सबकी आदतें सुधर तो जाएंगी। मुझे इस तरह के प्रयोग की प्रेरणा एक मशहूर लेखक व कार्टूनिस्ट से मिली, जिन्हें नल से टपकता बूंद बूंद पानी बहुत परेशान करता था। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने समाधान निकाला कि हर महीने के अंतिम रविवार को वे अपने ही एरिया की किसी बिल्डिंग का चुनाव करते और प्लम्बर के साथ घर के प्रत्येक फ्लैट में पहुंचकर पूछते, आपका नल टपक तो नहीं रहा? निश्चित रूप से तकरीबन प्रत्येक घर का कोई न कोई नल टपकता मिलता ही था और वो ठीक कर दिया जाता। उनके इस अभियान में कई बाधाएं आईं। संशय भी हुआ कि अनजान अपरिचित व्यक्ति बिना पैसा लिए ऐसा सब क्यों कर रहा है, लेकिन उनकी ईमानदार कोशिश और जल बचाने के उनके जज्बे ने सभी बाधाएं पार कर ली। वर्षों से उनका अभियान जारी है। आंकड़ों सहित वे बताते हैं कि मात्र बूंद बूंद टपकने वाला नल
24 घंटे में कितने गैलन पानी व्यर्थ बहा देता है। समय, श्रम और अर्थ का विसर्जन करने के पीछे उनका ये कहना कि प्रकृति से बहुत कुछ लिया है और ले ही रहा हूँ, उसका थोड़ा सा कर्ज चुकाना चाहता हूँ, मुझे नतमस्तक कर गया। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? खैर जाने दीजिए, काफ़ी रात हो गई है। कल सुबह बातें करेंगे कागज़ों पर। बेवजह कागज़ काले करूँगी तो विशेष और विधि आकर फिर मेरे नाम के आगे क्रॉस लगा देंगे। शुभ रात्रि। तो दोस्तों, ये थी कहानी तुम नहीं जानती नीरू। इसमें प्रकृति से जो हम लेते हैं उसके कर्ज को चुकाना, इस फर्ज की ओर हमारा ध्यान लेखिका ने आकर्षित करवाया है। और हम सब यदि सतर्क हो जाएं तो हमारे पास भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा कि हम पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे लिए क्या रास्ता चुना है प्रकृति ने। धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ।